हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो कल के टॉपिक में मैंने आपसे मौसम के तत्व के बारे में डिस्कस किया था। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो, वो वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है जलवायु। जलवायु मतलब क्लाइमेट। तो आज हम लोग जलवायु के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वेलकम है आपका एग्री टाइम्स चैनल में। मैं ब्रिजांता साहू आपके लिए फिजिक्स का आज फोर्थ क्लास लेकर आई हूँ। ये हमारे एग्री टाइम्स ग्रुप के सारे टीचर्स हैं, आप इनसे पढ़ सकते हैं। एक बार फिर एग्री वेरियस टाइम्स में आपका तहे दिल से वेलकम है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल पे। आज का टॉपिक है जलवायु। जलवायु क्लाइमेट क्या होता है। तो मौसम के बारे में मैंने बताया था कि मौसम जो होता है बहुत कम टाइम पे चेंज हो, जो वायुमंडल की जो स्थिति है वो जो कम टाइम पे चेंज होती है उसे हम लोग मौसम कहते हैं। मतलब वो डेली चेंज होता है। और जो जलवायु होती है वो लॉन्ग टाइम में चेंज होती है। तो इसको हम समझेंगे। सबसे पहले लिखा है इसमें, किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि जैसे 25 वर्ष में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर बना मौसम का पैटर्न उस स्थान की जलवायु कहलाता है। मतलब कि कोई मान लो कोई जगह है, वहाँ 25 वर्ष तक वहाँ पे अगर जलवायु में चेंजेस देखने को मिलता है तो उसी पैटर्न के आधारित पर वहाँ की जलवायु हम डिसाइड करते हैं कि यहाँ की जलवायु कैसी है। तो हमारे जो ये भारत है, भारत में 2 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। एक उष्णकटिबंधीय वर्षावन और मानसूनी जलवायु। 2 प्रकार की यहाँ पे हमारे भारत में जलवायु पाई जाती है। तो देखेंगे इसमें क्या लिखा है। उष्णकटिबंधीय और ध्रुवीय क्षेत्र पृथ्वी के 2 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ की चरम जलवायु परिस्थितियाँ होती हैं। भारत में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। भारत में अब तो मैंने इसको पहले ही आपको बता दिया कि हमारे जो भारत में है, हमारा जो भारत है, तो भारत में मानसूनी जलवायु और उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। दिन का अधिकतम तापमान सामान्यतः अपराह्न मतलब 12 बजे के बाद और सुबह के भोर 12 बजे के बाद अधिकतम होता है और सुबह के भोर में न्यूनतम होता है। आई होप इतना समझ में आया होगा। मौसम किसी स्थान जलवायु को एक बार मैं फिर से समझाने की कोशिश करूंगी। किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि जैसे 25 वर्ष में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर मौसम का पैटर्न उस स्थान की जलवायु कहलाती है। सीधे सीधे लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो हवा की दिशाएं, मतलब जो हवा की दिशाएं होती हैं वहाँ की जलवायु को निर्धारित करती हैं कि वहाँ की जलवायु कैसी होगी। और वर्षा का भी बहुत महत्व दिखाई देता है हमारे जलवायु में। इतना आपको समझ में आया होगा। वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, हमारा कंटेंट आपको पसंद आता है, प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो फिर देखेंगे विश्व के जलवायु प्रदेश। पहले इसके मौसम और जलवायु, वेदर और जलवायु में पहले इसके अंतर देख लेते हैं कि अंतर में इसमें क्या क्या है। तो मौसम क्या है, छोटे छोटे क्षेत्रों में वायुमंडलीय दशाओं के प्रतिनिधित्व करता है। मतलब कि वायुमंडल की कंडीशन पर मौसम बदलते रहता है। और जलवायु जो होता है वो बड़े क्षेत्र या बड़े भूभाग में होता है, वायुमंडलीय दशाओं का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब वो लंबे समय में होता है। और जो मौसम होता है वो प्रतिदिन की घटनाएं होती हैं। फिर ये सेकंड नंबर में देखेंगे, मौसम अल्पकालीन वायुमंडलीय दशा है, जलवायु दीर्घकालीन। मतलब मौसम है जो कम टाइम के लिए चेंज, वायुमंडलीय दशा है मतलब चेंज होता है, और जो जलवायु होता है वो लॉन्ग टाइम के लिए। फिर है मौसम में कई बार बदल सकता है, मतलब मौसम दिन में कई बार बदल सकता है और जलवायु लंबे समय तक नहीं बदलती है। फिर देखेंगे एक ऋतु के मौसम में किसी एक तत्व की प्रधानता होती है। मतलब कि
एक ऋतु है, कोई मौसम, कोई भी सीजन चल रहा है तो उसी तत्व की प्रधानता होती है। और जलवायु में एक प्रकार की जलवायु एक या अनेक ऋतुएं होती हैं। जलवायु में एक से अधिक तत्वों का प्रभाव रहता है, मतलब कि एक से अधिक एलिमेंट्स रहते हैं। जैसे कि तत्व में मैंने बताया था आपको, तापमान, वायुदाब, आर्द्रता, वर्षा, ये सब हम जो हैं मौसम और जलवायु के तत्व हैं। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि यूनानियों द्वारा जलवायु को उष्ण और समशीतोष्ण एवं शीतकटिबंधीय भागों में बांटा गया था। मतलब यूनानी जो थे, यूनानी जलवायु के उष्ण समशीतोष्ण मतलब कि ठंडी और समशीतोष्ण मतलब कि दो भागों में इसे बांटा गया था। फिर देखेंगे जर्मन भूगोलवेत्ता व्लादिर कोपेन ने जलवायु का वर्गीकरण तापमान एवं वर्षा एवं वनस्पति घटकों के आधार पर किया। जलवायु में परिवर्तन बहुत धीमी गति से होता है। मतलब कि जर्मन जो भूगोलवेत्ता व्लादिर कोपेन थे, उन्होंने वर्षा और वनस्पति घटकों का मतलब है कि जो वनस्पति जिस टाइम पे होती थी उसके आधार पर, वनस्पति मतलब जो पेड़ पौधे जिस टाइम पे जैसे आम का सीजन रहता है तो आम आता है, जो जिस पौधे के सीजन मतलब वनस्पति के सीजन के आधार पर उन्होंने ये जलवायु का वर्गीकरण किया था, जर्मन भूगोलवेत्ता व्लादिर कोपेन ने। मतलब जो फल जिस टाइम पे लगते थे उसी के आधार पर उन्होंने जलवायु का वर्गीकरण किया था। फिर देखेंगे जो है जलवायु को हम प्रत्यक्ष रूप से इसे अनुभव नहीं कर सकते, मतलब कि सामने से इसको हम रियलाइज नहीं कर सकते हैं। फिर परिवर्तन दीर्घकाल के बाद, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, जलवायु है जो लंबे समय के बाद दिखाई देता है चेंजेस उसमें। फिर देखेंगे किसी स्थान का तापमान अधिक समय तक उच्च रहता है तो उस स्थान को गर्म जलवायु कहेंगे। मतलब कि अगर किसी जगह का तापमान मतलब टेम्परेचर ज़्यादा है, हाई है, तो वहाँ की जलवायु गर्म रहेगी। अगर मान लीजिए अतिरिक्त उस स्थान पर अधिकांश दिनों में भारी वर्षा भी होती है, उस स्थान को गर्म और आर्द्र कहते हैं। आर्द्रता मैंने आपको कल ही समझाया था। आर्द्रता उसे कहते हैं, मतलब हवा में मौजूद जो जल वाष्प होता है उसे हम आर्द्रता कहते हैं। फिर देखेंगे कि जलवायु का सभी जीवों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। फिर देखेंगे जंतु उन स्थितियों में जीने के लिए अनुकूलित होते हैं अत्यधिक सर्द और गर्म, ये टाइपिंग थोड़ी मिस्टेक है, वो गर्म है। गर्म जलवायु में जीवित रहने वाले जंतु में स्वयं का चरम शीत अथवा ताप से बचाने के लिए कुछ विशेष गुण पाए जाते हैं। मतलब कि जो जिस माहौल में रहता है, जिस वेदर में, जिस एटमॉस्फेयर में, मतलब कि वेदर में रहते हैं, जिस मौसम मतलब कि जलवायु क्लाइमेट्स में रहते हैं, तो जो जहाँ रहता है वहाँ की परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। तो जैसे कि हम देखेंगे कि जो ध्रुवीय क्षेत्र रहते हैं, ध्रुवीय क्षेत्र के बारे में मैंने कल आपको बताया था, हालांकि फिर से रिवाइज कर देती हूँ। ध्रुवीय क्षेत्र उसको बोलते हैं जहाँ पे अधिकांश टाइम पे पूरे बर्फ जमी रहती है, पूरा बर्फ से, मतलब ये यहाँ का ध्रुवीय क्षेत्र का पूरा इलाका बर्फ रहता है। और यहाँ पे छः महीने में सूर्योदय और 6 महीने में सूर्यास्त होता है। यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, -37 डिग्री तक चला जाता है। तो यहाँ पे जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं वहाँ के जंतु भी वहाँ की स्थिति के अनुसार अनुकूलित हो गए हैं, मतलब हो जाते हैं। पोर्ट ब्लेयर और पेंगुइन मतलब कि वो ध्रुवीय क्षेत्र के जंतु के एग्जाम्पल्स हैं। पोर्ट ब्लेयर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगी। पोर्ट ब्लेयर मतलब कि ध्रुवीय भालू, इनके शरीर पर सफ़ेद बाल होते हैं और जो बर्फ़ होता है उससे, मतलब उनके सफ़ेद बाल होते हैं जो बर्फ़ से मतलब आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। इससे उन्हें, मतलब कि अपने जो दुश्मन रहते हैं उससे उन्हें बचने में मदद मिलती है। साथ ही वह अपने शिकार को पकड़ने में भी सहायता मिलती है उनको। और जो उनकी त्वचा रहती है, उनके नीचे जो उनकी मतलब त्वचा रहती है, स्किन रहती है, उसके अंदर मतलब नीचे वसा की एक परत होती है। और ध्रुवीय भालू के जो वो रहता है शरीर इतनी अच्छी तरह से शीतरोधी रहते हैं, मतलब कि इतनी अच्छी, मतलब ठंड से वो लोग लड़ लेते हैं कि
मतलब उनकी शरीर की जो बनावट रहती है, ठंड से लड़ने की क्षमता उनमें अधिक होती है। और फिर वो धीमे धीमे चलते हैं और शरीर का ताप आवश्यकता से अधिक ना हो, मतलब कि वो आराम से चलते हैं। शरीर का ताप है जो जलवायु के मुताबिक उनका बना रहे। वो अपने शरीर को बहुत अधिक गर्म हो जाने से बचाने के लिए अक्सर विश्राम करते हैं, मतलब कि उनकी बॉडी अगर गर्म ना हो इसलिए वो आराम करते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा ध्रुवीय भालू के बारे में, मतलब पोर्ट बियर के बारे में। फिर देखेंगे कि इसकी पेंगुइन है जो ना, वो भी मतलब कि झुंड में वो लोग रहते हैं ताकि मतलब कि ठंड का उनको भी एहसास ना हो। फिर देखेंगे पेंगुइन मतलब झुंड में रहते हैं, उनके भी मतलब कि जो बॉडी रहती है उसमें भी मतलब बहुत सारे बाल होते हैं। और जो ध्रुवीय क्षेत्र के जंतु रहते हैं उनके सूंघने की क्षमता अधिक होती है। फिर वो आसानी से बर्फ को मतलब बर्फ के पृष्ठभूमि में मिल जाते हैं। इनके शरीर में स्वयं को सर्दी से बचाने के लिए मोटी परत या अत्यधिक वसा होती है। ये पोर्ट बियर में भी होता है और पेंगुइन में भी होता है, और ये झुंड में रहते हैं पेंगुइन। और पेंगुइन मतलब कि बर्फ के अच्छे तैराक होते हैं, मतलब वो बर्फ में अच्छी तरह से चल लेते हैं। देन इसके बाद हम समझेंगे ये जंतुओं के जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल के उदाहरण के रूप में हम केवल ध्रुवीय और उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में रहने वाले कुछ जंतु को जानते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र ध्रुव के समीप स्थित होते हैं, जैसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में हम देखेंगे कि जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा के दक्षिण का भारत उष्णकटिबंधीय में पाया जाता है, और कर्क रेखा के दक्षिण में उष्णकटिबंधीय पाया जाता है, और कर्क रेखा के उत्तर में जो है भारत शीतोष्ण कटिबंधीय में चला जाता है। भारत के उत्तर में हमारे जो है हिमालय वहाँ पे स्थित है। और जो हिमालय है हमारा, वह हिमालय की वजह से ये होता है कि मतलब कि रूस के पूर्वी हिस्से को साइबेरिया कहा जाता है, और साइबेरिया और चीन के बीच में जो ध्रुवीय हवाएं चलती हैं तो हमारे भारत में इंटर नहीं कर पाती हैं। इंटर इसलिए नहीं कर पाती हैं कि जो हमारा हिमालय है इन ध्रुवीय हवाओं को हमारे इंडिया में मतलब कि नहीं आने देता है, वहीं से रोक लेता है उसको, जिस कारण से वास्तविक जो ठंड होती है हमारे इंडिया में शीत ऋतु, वो उतनी ठंड नहीं होती है जितनी कि उत्तरी क्षेत्र के देशों में होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल उत्तरी क्षेत्र में रूस, इंग्लैंड, अमेरिका, ब्रिटेन और मॉस्को। और जो हिमालय है हमारे इंडिया में वह हिमालय जो है वह जलवायु विभाजक का कार्य करती है। भारत में कर्क रेखा जलवायु का विभाजक का कार्य नहीं करती है, लेकिन हिमालय जो है हिंद महासागर से आने वाली आर्द्र नमी वाली हवाओं को रोककर पूरे भारत में वर्षा करवाता है। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। फिर देखेंगे कि वर्षा वर्ष भर में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होती है, लेकिन हिमालय, मैंने आपको पहले बताया कि हिमालय जो है हिंद महासागर से आने वाली गर्म हवा को रोकती है और इंडिया में बारिश करवाती है। यदि हिमालय नहीं होता तो कर्क रेखा के उत्तर में वर्षा नहीं होती। फिर देखेंगे कि इसके बाद देखेंगे ध्रुवीय क्षेत्र में कुछ देश हमारे आते हैं, कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, और कंट्रीज के नेम। फिर देखेंगे उष्णकटिबंधीय वनों में कौन कौन से, वर्षा वनों में कौन कौन से देश आते हैं। भारत हमारा आता है उष्णकटिबंधीय में, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, कागो और इतने सारे देश हमारे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में आते हैं। फिर देखेंगे ध्रुवीय क्षेत्र में वर्ष भर में बहुत सर्द होती है। ध्रुवीय क्षेत्र के बारे में मैंने पहले ही आपको बताया है, वही इसमें लिखा गया है।
राइट है। फिर ध्रुवीय क्षेत्र के जंतु में विशेष कारण के गुण पाए जाते हैं। शरीर में सफ़ेद बाल, सूंघने की क्षमता मतलब ज़्यादा होती है, त्वचा के नीचे वसा की परत, स्किन के नीचे। फिर क्या है, तैरने और चलने के लिए चौड़े दांत और लंबे नखरों आदि के कारण अत्यधिक सर्द जलवायु के लिए अनुकूलित होते हैं। मतलब उनकी बॉडी उस जलवायु, उस वेदर को अडॉप्ट करती है। फिर देन हम देखेंगे इसमें उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। अनुकूलित जलवायु परिस्थिति के कारण उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पादपों एवं जंतुओं में विशाल जनसंख्या पाई जाती है। मतलब कि जो अनुकूलित जलवायु रहते हैं वहाँ के उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन होते हैं वहाँ के जगह पे क्या होता है, पादप मतलब पेड़ पौधे और जंतु बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में जंतु इस प्रकार अनुकूलित होते हैं कि उन्हें अन्य प्रकार के जंतुओं से भिन्न भोजन और आश्रय की आवश्यकता होती है, ताकि उनसे परस्पर स्पर्धा कम से कम हो। तो देखेंगे कि इसमें जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वाले रहते हैं उन्हें अन्य प्रकार के जंतुओं से अलग भोजन और आश्रय मतलब कि रुकने की आवश्यकता होती है। फिर देखेंगे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में रहने वाले जंतुओं के कुछ मैंने आपको बता दिया है, इसमें इनके भी कुछ अलग हो रहते हैं, मतलब वहाँ के जलवायु के अनुकूलित। तो यहाँ देखेंगे कि हम कि वर्षा अनुकूलनों के वृक्षों पर आवास, मजबूत पूंछ का विकास, लंबी और विशाल चोंच, चटक रंग, तीख पैटर्न, प्रतिरूप, तीव्र मतलब तेज आवाज़, फलों का आहार, सुनने की संवेदन मतलब सुनने में ज़्यादा तेज क्षमता, दृष्टि और मोटी त्वचा, खाल परभक्षियों से बचने के लिए छद्म क्षमता आदि मतलब छद्म का मतलब होता है कि धोखा देने वाले बिना बनाए गए जाल से बचने के लिए उनमें क्षमता सम्मिलित होती है। सो थैंक यू। वीडियो आपको अच्छा लगे हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और आज का हमने जलवायु का टॉपिक इसको एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग हमने इसको कवर किया है। और कल के सेशन में नेक्स्ट सेशन में मैं आपको वेदर और क्लाइमेट्स इसको मतलब मैंने मैप से आपको समझाने की कोशिश करूँगी, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए और जो वीडियो है हेल्पफुल लगे। तो कल का हमारा टॉपिक यही होगा कि जलवायु और मौसम को मैं मैप के अकॉर्डिंग आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।